देखिए, अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, किस तरीके से मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, मतलब मेटल जो है वो एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड क्या गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है कि मेटल प्लस एसिड, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल प्लस एसिड हमें क्या मिलता है, मेटेलिक सॉल्ट। जो भी मेटल रहेगा उसका हमें मिलेगा सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट। मेटेलिक सॉल्ट। और दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो जनरली अगर हम लोग बात करें, ज्यादातर सारे जो आपके एसिड्स हैं, जैसे हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जितनी भी एसिड्स हैं ये हमारी मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं और मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे अगर हम लोग एक रिएक्शन देख लें मैग्नीशियम की, तो जैसे मैग्नीशियम है हमारा, वो रिएक्शन करता है आपका एसिड डाइल्यूट HCl ले लें हम लोग, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनाएगा, मेटेलिक सॉल्ट किसका बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं इस रिएक्शन को। बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं HCl के आगे, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। क्लियर। अब हमें सबसे पहले अगर ये देखें कि यहाँ पे जो एक बाई प्रोडक्ट है हाइड्रोजन, इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे या फिर कैसे पहचानोगे। हम लोग क्या करेंगे, ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर इट। अगर हम लोग एक बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आएंगे, इट विल बर्न, इट विल बर्न विद पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ ये बर्न होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। तो अगर हमें हाइड्रोजन गैस की कंफर्मेशन के बारे में कभी भी पूछेगा तो हमें क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेके आना है और गैस के पास लेके जाएंगे। अगर पॉप साउंड पट 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 इस तरीके से कुछ आवाज आएगी तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, ये जो गैस लिबरेट हुई है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है, बताइए। ये आपको टॉपिक, ये पॉइंट क्लियर है। तो हम लोग बात करें तो ज्यादातर जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है। बट एक चीज है यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे कि स्टार बना के अगर हम लोग पॉइंट देखें तो जनरली ऑल metals react with metals react with acids, dilute acids हम लोग कह लेंगे, dilute acids to give salt and water। ज्यादातर हमारी जितनी भी मेटल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट एंड वाटर देंगे। बट कुछ अन लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे। कौन कौन से लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, does not react with does not react with dilute acids। डाइल्यूट एसिड्स के साथ जनरली ये रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि इवन गोल्ड और प्लेटिनम की बात करें तो ये तो आपका कंसंट्रेटेड एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। अच्छा, इसीलिए इनकी जो लस्टरनेस रहती है, मतलब जो इनका चमकीलापन रहता है वो कभी जल्दी
खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये हमारे अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, तो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। एक पॉइंट और ऐड करेंगे हम लोग, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज react with dilute HNO3, all metals except magnesium and manganese react with HNO3, dilute HNO3 to give salt and water। देखिए, नाइट्रिक एसिड के साथ जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़कर, तो क्या होता है, आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है, वाटर मिलता है आपको। क्यों? वी नो दैट नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड is strong oxidizing agent, strong oxidizing agent। It oxidizes hydrogen gas into water and reduces itself to oxides of nitrogen। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि कौन सी, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि कौन से मेटल्स जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। तो वो बात हुई, तो हमारे मैग्नीशियम और मैंगनीज ये ऐसे दो एलिमेंट हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, और हमारा हाइड्रोजन गैस देंगे। बट और जो मेटल्स हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर देंगे, हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होगी तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगी, तो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगी और वाटर में चेंज कर देगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, और खुद रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने का मतलब किसमें है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब N2O, ठीक है, NO2, N2O, इन सब में आपका क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, बताइए ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है एक्वा रीजिया, उसको देख लेते हैं। एक्वा रीजिया, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल वाटर। इसको हम लोग रॉयल वाटर भी बोलते हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ थ्री पार्ट ऑफ HCl with one part of HNO3। देखिए जो एक्वा रीजिया है वो आपको किस तरीके से बनाया जाता है, थ्री पार्ट आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ले लेते हैं, HCl का ले लेते हैं, और एक पार्ट HNO3 का, दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे तीन टेस्ट ट्यूब है, तीन टेस्ट ट्यूब में आपने HCl ले लिया और एक टेस्ट ट्यूब HNO3 का ले लिया, दो सबको मिलाकर एक आपने मिक्सचर तैयार किया। ये जो मिक्सचर है वो एक्वा रीजिया कहलाता है, रॉयल वाटर। अब ये बहुत खतरनाक मिक्सचर हो गया, जो आपके मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लेटिनम
सिल्वर, ये सारे रिएक्शन नहीं करते थे नॉर्मल एसिड के साथ, ये एक्वा रीजिया उन सब से रिएक्ट कर लेता है, समझे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि इट में डिजॉल्व नॉन रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, ये हमारा जो है वो नॉन रिएक्टिव मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, एक्वा रीजिया है। क्लियर। तो 3 पार्ट में आपका 3:1 का रेशियो रहेगा, 3:1 का रेशियो। 3:1 में क्या रहेगा, HCl 3 पार्ट रहेगा, HCl 3 पार्ट रहेगा, और 1 पार्ट आपका HNO3 रहेगा। क्लियर, बताइए, ये चीज क्लियर है आपकी। जी मामा क्लियर है, जी मामा क्लियर है। 1 मिनट। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे एक्वा रीजिया की बात हो गई, और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड हो गई। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए, हम लोग एक टॉपिक और इसमें कवर अप करेंगे, वो है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे और कवर अप करने जा रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको भी कवर अप कर लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। देखिए, हम आपको एक बहुत शॉर्ट सा तरीका बताएंगे रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का, निमोनिक्स फॉर्म में। क्लियर, वो हम कवर अप कराएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत आसानी से आप याद कर लोगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी होती है उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेटल्स को इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग कवर अप करेंगे। क्लियर है, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग लिख देते हैं, निमोनिक फॉर्म में भी लिख देते हैं। सबसे पहले जो हमारी है वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, हमारा ये कॉमन नेम। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेम के साथ आईयूपीएसी सिंबल लिख लेते हैं, उसके बाद हम निमोनिक वाले सिंबल्स बता देंगे। तो सबसे पहला है हमारा पोटेशियम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी लिख रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल आईयूपीएसी क्या होता है, के। ठीक है, और इसका जो कॉमन सिंबल है उसको लिखते हैं हम लोग पी से, मतलब न्यूमोनिक फॉर्म में हम बनाएंगे अभी। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम। सोडियम के लिए हम लोग लिख लेते हैं Na। कैल्शियम Ca। मैग्नीशियम Mg। एल्यूमिनियम Al। जिंक Zn। आयरन Fe। टिन के लिए Sn रहेगा। लेड Pb।
और नीचे यहाँ पे हाइड्रोजन, देन कॉपर, उसके नीचे मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, सॉरी पहले सिल्वर रहेगा, फिर गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम, ये सब रहेंगे। बस ये इतने इतने ही रहते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए H और कॉपर के लिए CO। यहाँ तक सबसे मेन देखना है हमें, ठीक है, क्योंकि बाकी हाइड्रोजन के नीचे, कॉपर से नीचे तो हमारे रिएक्टिव ही नहीं होते हैं, वो सारे एक ही जैसे बिहेव करते हैं। मरकरी हुआ, और गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, सिल्वर हुआ। यहाँ पे अब क्या बनेगा, निमोनिक सिंबल क्या लिखें, P, सोडियम के लिए S, इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पोटेशियम के लिए P, सोडियम के लिए S, कैल्शियम के लिए C, मैग्नीशियम के लिए M, एल्युमिनियम के लिए A, जिंक के लिए Z, आयरन के लिए I, टिन के लिए T, और लेड के लिए L। ठीक है, ये हमारा निमोनिक्स हो जाएगा PSC, PSC मैजिटल। देख रहे हैं, PSC मैजिटल। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो हमारा, ऐसे हमारा निमोनिक फॉर्म में आप याद कर सकते हो, PSC मैजिटल। ठीक है, तो आपसे P से पोटेशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, A से एल्युमिनियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्युमिनियम, Z से जिंक, और I से आयरन, T से टिन, L से लेड। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, बताइए, ये चीज क्लियर है? ठीक है, कि किस तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे आप आराम से जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो आराम से कर सकते हो। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम लोग बात करें, जैसे मैग्नीशियम प्लस ZnSO4 जिंक सल्फेट, तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये मेटल जो है, मैग्नीशियम जो है जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, ये हम लोग देख लेते हैं। पीछे रिएक्टिविटी सीरीज देखें, तो रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है, तो मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है, इसका मतलब मैग्नीशियम रिएक्टिव होगा जिंक से। और मैग्नीशियम जब जिंक से रिएक्टिव होगा, इसका मतलब वो डिस्प्लेस कर लेगा आराम से। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मैग्नीशियम जब डिस्प्लेस कर लेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस Zn। क्लियर। सिमिलरली अगर रिएक्शन देखें हम लोग, आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट किस कलर का रहता है, ब्लू कलर का। अगर हम लोग बात करें तो रिएक्शन कर हो जाएगी कि नहीं, यस। देखें तो आयरन कॉपर से बहुत ऊपर है, बहुत आसान से रिएक्शन हो जाएगी, और हमें आयरन सल्फेट मिलेगा FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, और ये हमारा होता है ग्रीन कलर का। इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक्वस फॉर्म में रहेगा तभी होगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये चीजें क्लियर है हमारी कि किस तरीके से, अगर यही अगर हमारे यहाँ पे ये रहे कि सिल्वर की रिएक्शन आपको कॉपर सल्फेट से कराई जाए, तो क्या होगा। सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, सिल्वर कॉपर के भी नीचे आएगा, तो रिएक्टिविटी तो इसकी कम है ना कॉपर से, तो कहाँ से रिएक्शन हो पाएगी, नो रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे नो रिएक्शन। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे जिंक की रिएक्शन पोटेशियम सल्फेट K2SO4 से कराई जाए, तो पोटेशियम तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, इसको कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, जिंक कर पाएगा क्या, कभी नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। तो सबसे मेन चीज हमें ये जी समझ में आ मामा। गई, अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आराम से कर लेंगे। क्लियर है ना, बताइए। जी मामा क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसका, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। और ये हमारा क्या टॉपिक है, आयोनिक बॉन्ड एंड आयोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, आयोनिक बॉन्ड एंड आयोनिक कंपाउंड। ठीक है,
तो अब बात करें कि ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करें तो मेटल और नॉन मेटल मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे NaCl। NaCl में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे NaCl लिख लें, NaCl, तो यहाँ पे Na क्या है, ये आपका है मेटल, और Cl क्या है आपका, Cl है नॉन मेटल। Na है मेटल, Cl है क्या, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्शन करके किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, किस तरीके से ये जुड़े रहते हैं, ये चीज देखना है। तो देखिए, जो फोर्स या जो इनके बीच में रिलेशन रहता है, और जिस फोर्स से ये जुड़े रहते हैं, वही हमारा होता है आपका बॉन्ड। ठीक है। अब ये बात करते हैं कि किस टाइप का, मतलब आप बॉन्ड क्या कहोगे, बॉन्ड का मतलब एक ऐसा फोर्स जो दो एलिमेंट को या दो एटम को बाउंड किए रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बॉन्ड की, तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड को डिफाइन कर लेते हैं। बॉन्ड क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज इमेजिनरी फोर्स। रियल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, हम लोग इमेजिनरी फोर्स, कोई ऐसा नहीं है कि रस्सी से बांधे हुए पड़े, नहीं। जिस तरीके से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, क्या इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है ना, उसी तरीके से इट इज इमेजिनरी फोर्स। या डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू विच टू एटम्स बाउंड टुगेदर। तो बॉन्ड क्या है बेसिकली, ये एक ऐसा फोर्स है जिससे दो एटम क्या है, एक दूसरे से बाउंड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, बॉन्ड कितने टाइप का हो सकता है, बॉन्ड कितने टाइप का हो सकता है। बॉन्ड बेसिकली हमारा होता है तीन टाइप का। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। देखिए, हमारे सिलेबस में अगर बात करें क्लास 10th में, हमें क्या पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में नहीं पढ़ना है। आईसीसी वालों में है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट सीबीएसई में आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ही है। क्लियर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लास 11th में है, और इसके डिटेल डिटेल फॉर्म भी क्लास 11 में ही है। हमें सिर्फ आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है। तो मेटल और नॉन मेटल में जो सिर्फ पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है। बेसिकली आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, देखिए, जब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ बाउंड करते हैं, तो वो किस फॉर्म में करते हैं, आयोनिक बॉन्ड में। वो कैसे होता है, देखिए, बॉन्ड कैसे बनता है आखिर, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। बॉन्डिंग क्यों होती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो बॉन्ड फॉर्म्स टू गेन स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड किस लिए फॉर्मेशन होता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। बॉन्ड किस लिए बनता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अब बात ये आती है कि स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है, कि हम लोग जानते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, अगर उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे स्टेबल कौन से, नोबल गैस को स्टेबल कहते हैं हम लोग। नोबल गैस एलिमेंट है जो हमारे, उनको स्टेबल कहते हैं। ठीक है। जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये नोबल गैसेस हैं, इनको स्टेबल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट रहते हैं। तो हम एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, इफ एन एटम will have
8 electrons in its last cell, then it will be stable. Or it may have noble gas configuration. देखिए, अगर कोई एटम है, उसके लास्ट सेल में, वैलेंसी सेल में, हम लोग जानते हैं वैलेंसी सेल का मतलब क्या होता है, लास्ट सेल। तो लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल होगा। क्लियर है? अगर लास्ट सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल होगा। ठीक है? या फिर वो किसी नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पाले। जैसे हमारी अगर बात करें, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, तो लिथियम और बेरिलियम, इन लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का होता है एटॉमिक नंबर 4। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकते, ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं पा सकते। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन पा सकते हैं? हीलियम गैस का। तो अगर कोई एलिमेंट या कोई एटम जो है नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन भी पाले तो भी वो क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है? तो जनरली हीलियम को छोड़कर ज्यादातर जितनी भी नोबेल गैसेस हैं, सबके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट ही लेके चलते हैं। बट अगर 2 भी हो जाएगा, लेकिन 2 सबके लिए नहीं, जो छोटे 3-4 तक के, 4-5 तक के, ठीक है, बोरोन तक के ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद नहीं। उसके बाद के लिए फिर हमारा क्या है, वो 8 होना चाहिए। ठीक है? तो हमारा सबसे मेन कॉन्सेप्ट हमें क्या समझ में आया कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे लास्ट सेल में तो एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। चलिए हम लोग एक एटम की बात कर लें, सोडियम की। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम की। तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होता है 2,8,1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? अब इसको इसको 1 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? इसको 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे, किसी को दे दे, लूज कर दे, छोड़ दे, ठीक है, मतलब ये एक सोडियम एटम है, अगर ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बात बताइए, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं अगर एक न्यूट्रल एटम है तो इसके पास अगर हम लोग बात करें तो 11 प्रोटॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, अगर -1 इलेक्ट्रॉन इसने कर दिया तो ये हो जाएगा 2,8 और ये स्टेबल नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पालेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का होता है निगेटिव चार्ज। तो आपके पास 11 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 निगेटिव चार्ज हैं, तो सिंपल सी बात है +1 तो आएगा ही। तो हम लोग बात करें यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज +1। ठीक है? अब ये +1 गेन करने के बाद क्या कर लेगा? नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पालेगा। ठीक है? ये चीज क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, बताइए आपको क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी हाँ, क्लियर है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये समझे कि सोडियम को स्टेबिलिटी गेन करनी थी, तो सोडियम ने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पालेगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन बना लेगा। ये जो पॉजिटिव आयन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैट आयन। ठीक है? जब कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है तो उस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैट आयन। सिमिलरली अब हम लोग बात करें, देखिए कोई ऐसी हवा में नहीं लूज कर देता है और स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, नहीं भाई, उसने अपना लूज कर दिया और पॉजिटिव आयन हुआ ना, अभी भी किसी के साथ बॉन्डेड तो नहीं हुआ, किसी के साथ फोर्स के साथ अट्रैक्शन तो नहीं हुआ। अब एक दूसरे एटम की बात कर लेते हैं, क्लोरीन की। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,7। अब एक बात बताइए, इसको इलेक्ट्रॉनिक अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से गेन कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले,
तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यस, ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा किसी को, और यहाँ पे क्लोरीन निगेटिव आयन बना लेगा। क्लियर है। और यहाँ पे ये जो निगेटिव आयन बना रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एन आयन। तो अब अगर हम लोग बात करें कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जब एक दूसरे के पास में आएंगे, मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के पास में आए, ठीक है, सोडियम आयन इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन आयन इसके ऊपर था निगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। और ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स सोडियम और क्लोरीन को एक दूसरे से क्या कर देगा, बॉन्डेड कर देगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो एटम एक दूसरे के साथ किसी फोर्स में बॉन्ड हो जाते हैं, किसी फोर्स के थ्रू बंध जाते हैं, तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका एक क्या क्रिएट कर देगा, बॉन्ड, और वही बॉन्ड हमारा क्या कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड। या फिर इसको हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो गया, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो गया, और इसी फोर्स की वजह से ये क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, आयंस के अब आयोनिक बॉन्ड किससे रिलेटेड है, आयंस एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो हम लोग बात करें, अब यहां से आयोनिक बॉन्ड की डिफिनेशन दे सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बाय complete transfer of electron, complete transfer of electron between an electropositive element, electropositive element that is metal and तो हमारा ये आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जिसको हम लोग मेटल बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेटल को क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ज्यादातर मेटल्स के पास 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहते हैं, वो आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, क्योंकि इनके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहते हैं, तो गेन कर लेते हैं आराम से, 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं नॉन मेटल जो होते हैं। क्लियर। तो जो मेटल्स और नॉन मेटल या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो किस तरीके का बॉन्ड रहता है, आयोनिक बॉन्ड रहता है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन बनाएगा, और पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर, ठीक है ना। अब ये बात आई, अगर हम लोग ये देखें, हमने बॉन्ड के बारे में बताया था कि आयोनिक बॉन्ड तो हमें पता चल गया मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, इसमें एक रहता है मेटल और दूसरा रहता है नॉन मेटल। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी हैं जिसमें नॉन मेटल ही है हमारे। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग बात करें क्लोरीन मॉलिक्यूल या फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, है ना, या फिर अगर हम लोग बात करें HCl, यहाँ पे भी दो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, या फिर अगर हम लोग बात करें NO2, या फिर हम लोग बात करें CH4, तो ये सब तो नॉन मेटल से ही बने हुए हैं।
तो आखिर ये कैसे बनेंगे? ये कोवेलेंट बॉन्ड से बनेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, देखिए जब नॉन मेटल हम लोग को क्या करते हैं, गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आप एक कोई लूज करने वाला नहीं रहेगा, दोनों गेन करने वाले रहेंगे, तो फिर क्या हो सकती है, शेयरिंग हो सकती है ना। तो ये शेयरिंग करके कर सकते हैं। मेटल में शेयरिंग नहीं होती है, क्यों? क्योंकि मेटल के पास एक या फिर दो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहते हैं। तो अगर मान लीजिए सामने वाले के पास भी एक है, दूसरे वाले के पास भी एक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो होंगे कितने, दो ही तो होंगे। तो शेयरिंग करके बना पाएंगे क्या? नहीं। तीन तीन वाले ले लीजिए, जैसे एल्यूमिनियम की बात कर लें, एल्यूमिनियम के पास भी तीन, दूसरे एल्यूमिनियम के पास भी तीन, तीन तीन छह ही तो हुए, आठ हुए, क्या कंप्लीट नहीं? तो मेटल जो है कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे कभी शेयरिंग करके, बट नॉन मेटल कंप्लीट कर लेंगे। क्यों? ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन के एक लास्ट में कितना है, छह इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के पास भी छह इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, आराम से बॉन्ड बना लेंगे। तो वो जो शेयरिंग से बनता है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। वो हम लोग कार्बन एंड इस कंपाउंड जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो अब हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो हमारा बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर से क्या होता है, मेटल जो होता है वो पॉजिटिव आयन और नॉन मेटल निगेटिव आयन, और इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स डेवलप होता है, तो आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। और जो कंपाउंड फॉर्म होता है आयोनिक बॉन्ड की वजह से, जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है आयोनिक बॉन्ड की वजह से, उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? उस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं हम लोग? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। जो कंपाउंड हमारा आयोनिक बॉन्ड की वजह से बनता है, उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है जी मामा, क्लियर। कंपाउंड फॉर्म बाय ionic bond is called ionic compound। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आयोनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो यस, प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हमारा आयोनिक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, बेसिकली इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? इन दिस स्ट्रक्चर वी रिप्रेजेंट atom of each element, atoms of each element with their valency electron। इसमें क्या है, हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट कराते हैं अगर एटम को, तो वो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने NaCl का फॉर्मेशन देखा था, जस्ट देख लेते हैं एग्जांपल NaCl का। आयोनिक बॉन्ड टोटली देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, NaCl। ठीक है। सोडियम हम लोग का क्या करेगा? सोडियम, देखिए सोडियम को अगर रिप्रेजेंट करें हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा लास्ट सेल में वैलेंस, क्योंकि इसका क्या रहता है, सोडियम की अगर हम लोग बात करें तो 2,8,1 लास्ट सेल में हमारा कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्लोरीन की, तो क्लोरीन का होता है हमारा 2,8,7। तो लास्ट सेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हमने रिप्रेजेंट कर दिए। तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर। अब ये क्या करेगा? सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके 7 इलेक्ट्रॉन अभी नहीं हुए, यहाँ 7 हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना डोनेट कर देगा, इसको लूज कर देगा इसको, और ये एक्सेप्ट कर लेगा।
सोडियम आयन जब लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, क्लोरीन निगेटिव आयन, और यहाँ पे आपका जो फॉर्मेशन हो जाएगा तो सोडियम का पॉजिटिव आयन और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन इसका किसका है, सोडियम का, और ये निगेटिव आयन बना लेगा। और यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन हो गया NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। क्लियर? ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? बताइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं उनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कराते हैं और फिर कंप्लीट ट्रांसफर दिखाते हैं इस तरीके से। एक और देख लेते हैं हम लोग, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z = होता है 12। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2, 8, 2। अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और मैग्नीशियम आयन बना Mg2+ बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन करता है और क्लोरीन आयन बनाता है Cl निगेटिव आयन। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इसका मतलब अगर क्लोरीन को मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाना है तो 1 क्लोरीन नहीं बनाएगा, 2 क्लोरीन को बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन एटम लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और 2 क्लोरीन आयन बनाएगा और इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे। किस तरीके से जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम है, यहाँ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा है तो मैग्नीशियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, रिप्रेजेंट करा देते हैं 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट करा दिया। अब 2 क्लोरीन एटम है तो 2 क्लोरीन एटम को इंडिविजुअली दिखा दीजिए। यहाँ पे एक क्लोरीन एटम हमने दिखाया और इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? और एक क्लोरीन एटम और ले लें, आप क्रॉस से करा सकते हो, इसको क्रॉस से करा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। बेसिकली हमारे पास कलर पेन नहीं होंगे एग्जाम में तो हमें क्रॉस से ही कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम क्रॉस से करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब 2 क्लोरीन एटम है, एक मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम कहेगा एक मैग्नीशियम की एक क्लोरीन एटम तुम हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लो और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा। क्लियर? मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और ये बना लेगा आपका Mg2+। क्लियर है? और यहाँ पे क्लोरीन भी क्या करेगा, अपने 2 एटम रहेंगे क्लोरीन के तो Cl और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने जो गेन किया होगा Cl निगेटिव, और ये कितने हैं 2 तो यहाँ पे 2। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का MgCl2 का। क्लियर हुआ? बताइए इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है रिप्रेजेंटेशन में, एनी प्रॉब्लम? अब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर लोगे? जी मामा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग जो देख लेते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, वो क्या है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। वही हम लोगों का लास्ट है और इस तरीके से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है आयोनिक कंपाउंड की, तो सबसे पहली क्या है प्रॉपर्टी हमारी, आयोनिक कंपाउंड आर जनरली हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, पटकने पे चकनाचूर हो जाना, टुकड़ों टुकड़ों में हो जाना।
तो ब्रिटल कहते हैं। जस्ट डक्टाइल का अपोजिट होता है। डक्टाइल में क्या होता है, इट कैन बी चेंज इनटू थिन वायर्स, या मेलिएबल का उल्टा, मेलिएबल में सीड्स में कन्वर्ट करते हैं पीट पीट कर। हैमर, अब आप आयनिक कंपाउंड पे हैमरिंग करोगे टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाएगा। जैसे NaCl कंपाउंड है, सॉल्ट को हथौड़े से तोड़ो कि चपटा हो जाएगा, चपटा नहीं होगा, टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा। क्लियर है? तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। क्यों हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं? बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between ions. जो हमारे आयंस रहते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, इसलिए हमारे क्या रहते हैं, ये हमारे जनरली हार्ड एंड ब्रिटल रहते हैं। सेकंड अगर हम लोग बात करें कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आयनिक कंपाउंड की, तो सेकंड प्रॉपर्टी है दे आर they do not conduct electricity in its solid state. They do not conduct electricity in solid state, but are conductors of but they are good conductors, but they are good conductors in their aqueous or molten state. बेसिकली हम लोग बात करें कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट गुड कंडक्टर्स होते हैं अपने एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन स्टेट में ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारी बात हो गई कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट। क्यों सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं? क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आयंस बाउंडेड रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और जैसे ही आप मेल्ट करते हो या फिर एक्वस में करते हो तो आयनिक बॉन्ड मतलब बेसिकली ये फ्री हो जाते हैं। तो दे आर गुड कंडक्टर इन देयर एक्वस और मोल्टेन स्टेट ड्यू टू फ्री आयंस, तो आयंस फ्री हो जाते हैं मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो ये हमारी सेकेंड आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो they have generally high melting and boiling point, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। ये भी यही रीजन है कि इनके आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, तो आराम से ये मेल्ट और बॉइल नहीं हो पाते हैं। ठीक है? तो ये हमारी बात हुई प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की। इस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टर्म 1 का जो है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड मेटल्स और नॉन मेटल्स ही तक था, वो भी आयनिक कंपाउंड तक, क्योंकि जो हमारा अक्रेंस ऑफ मेटल्स है वो हमारा इसमें नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया है।